हमारी ध्यानशाला की यह तीसरी बैठक है और दूसरा दिन है। आज भोर हम लोग साथ में चलते हुए धान के खेतों में से गुजरे हैं, जिसमें धान के खेत पानी में डूबे हुए हैं। पहाड़ों पर बादल नहीं थे, मौसम सुहावना था और ठीक हमारे सामने से सूरज उगता हुआ दिखाई दिया है। बादलों के न होने से सूरज की तेज रोशनी और उसका ताप हम लोगों के चेहरे पर पड़ रहा था और कई सारे पंछी जो बस्ती के किनारे पेड़ हैं वहाँ से उड़ते हुए धान के खेत के ऊपर से गुजरते हुए चाय के बागान में जाते दिखे। भोर के समय सड़क सुनसान ही होती है और जब तक हम लोगों ने सैर समाप्त की तब तक गाड़ियों की काफ़ी आज आवाजाही भी दिखाई पड़ने लगी। मेरे ठीक सामने कुछ लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और दूर तक ये घाटी दिखाई दे रही है जिसमें हल्की सी धुंध है। यहाँ पर रह रह करके गाड़ी मोटर के गुजरने की आवाज़, पंखे की आवाज़ और कभी कभी रसोई में होने वाली आवाज़ भी आ रही है। हम सब लोग कुछ मित्र जिन्हें अस्तित्व ने अवसर दिया है, साथ साथ चलते हुए जीवन का जो तथ्य है उसका परीक्षण अवलोकन करते हुए सहज ही जीवन की जो वास्तविकता है उसका अन्वेषण कर रहे हैं। अन्वेषण इस भांति जिसमें जो अन्वेषित है वो हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, वो हमारे जीवन में घुल जाए। वह ऐसा अन्वेषण नहीं जो कि बौद्धिक होता है, जिसको हम निष्कर्ष में पा लेते हैं पर वो जीवन में हमारे शामिल नहीं होता है। हम जीवन के सहज प्रवाह पर जीवन का क्या आयोजन है उसको समझते हुए, उसको परखते हुए जीवन के सहज प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं। सहज प्रवाह से हमारा आशय है जिसके लिए हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके लिए हम कोई उपाय नहीं करते हैं, कोई तामझाम नहीं बिठाते हैं, कोई योजना नहीं बनाते हैं, कोई समय नहीं तय करते हैं, कोई स्थान नहीं चुनते हैं, जो कि सहज ही घटता है, घट रहा होता है। जैसे यह आकाश घट रहा है, जैसे इसमें बादल घट रहे हैं, जैसे इसमें पहाड़ घट रहे हैं, जैसे सूरज घटता है, जैसे सूरज का ढलना घटता है, जैसे पंछी घट रहे हैं, जैसे इंसान इस अस्तित्व में घट रहे हैं। यह जो हैपनिंग है, घटना है, जो सहज है, ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, उसका हम अन्वेषण कर रहे हैं। जैसे हमारे देह में रक्त का प्रवाह घट रहा है, हमारी देह में श्वास का आवागमन घट रहा है, हमारी कानों पर सुनाई देना घटता है,
आंखों पर दिखाई देना घटता है। जैसे हमारे कंठ की ध्वनि घटती है, ऐसे ही वह जो आयोजन है जिसने हमारे जीवन को, चित्त को, संबंध को तनाव से, पीड़ा से, दुख से भर दिया है, उसमें वह क्या है जो आयोजित है, जिसने अनधिकृत रूप से, अनावश्यक रूप से कब्जा जमा लिया है, और इस भांति कब्जा जमा लिया है कि हम भूल ही गए हैं कि सहज क्या है। बस आयोजित ढंगों को, आयोजित ढर्रों को हम जीवन समझते चले जा रहे हैं। उसको भली भांति परखते हुए, और परखने में ही उसका विसर्जन है, हम अपने जीवन को सहज प्रवाह की धारा में बहने के लिए अवसर जुटा रहे हैं। कल हुई बैठकों में और आज सुबह की बैठकों में हम लोगों ने जो भी आयोजित है उसका परीक्षण किया है। सैर करते हुए जब धान के खेतों में हम लोग पत्थर पर बैठे, तब भी हम इस अन्वेषण के साथ थे। जब हम संवाद नहीं कर रहे थे तब भी ये अन्वेषण हमारे भीतर चल रहा था। जब हम सोने गए तब भी ये अन्वेषण चल रहा था कि आयोजित क्या है जो आयोजन है। आयोजन शब्द को समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को साझा कर लूं, हम सब लोग इस बात को स्पष्ट हो जाएं कि आयोजन सुविधा का हो सकता है, आयोजन जीवन का कभी नहीं हो सकता। और जीवन के क्षेत्र में जो हम आयोजन करने की कोशिश करते हैं वह जीवन पर घात पहुंचाता है, वह जीवन पर चोट पहुंचाता है, और वह अनधिकृत हस्तक्षेप है जीवन में, जिसके कारण अकारण हमारे जीवन में न पता चलने वाले दुख जगह लेते चले जाते हैं। घर में मेहमान आ रहे हैं, उसका आयोजन हम कर सकते हैं। मित्र आ रहे हैं, हम आयोजन कर सकते हैं कि क्या भोजन बनना है, कहाँ बिठाना है, क्या चाय के साथ देना है, क्या मीठे में देना है, उस सब का आयोजन किया जा सकता है। और अगर कोई बड़ा उत्सव है तो उसको हम ऐसे कैटरर्स को चुन सकते हैं जो कि ठीक से भोजन करा सकें, जो हमारी आर्थिक क्षमता के अनुकूल बैठ सकें। वो सब आयोजन हम करते हैं, लेकिन मित्रता का आयोजन नहीं हो सकता, संबंध का आयोजन नहीं हो सकता। संबंध का आयोजन जब हम करते हैं तो वह एक झूठा जीवन होता है। जीवन का जब हम आयोजन करते हैं, जब हम महत्वाकांक्षा के आधार पर खुद को कहीं पहुंचाना चाहते हैं, खुद को कुछ बनाना चाहते हैं, तो वह आयोजन है। वह जीवन को न पहचानने के कारण ऐसी भ्रामक दशाएं पैदा होती हैं। हमारे बाप दादा अपने जीवन को आयोजित कर रहे थे क्योंकि उनके बाप दादाओं ने उनको सिखाया था कि जीवन को कुछ करो, तुम्हें कुछ बनना है, कुछ होना है, जिसके कारण उनसे जीवन चूका, और उनकी सलाह के, उनके संस्कार के, उनकी परवरिश के कारण हमारा जीवन चूका आयोजन में, और हम अपनी संततियों का जीवन नष्ट कर रहे हैं कि ऐसा करो नहीं तो जीवन हाथ से निकल जाएगा, तुम्हें यह होना है, वह होना है। जीवन का आयोजन, भला संबंध का कैसे कोई आयोजन कर सकता है? यदि मैं संबंध की अपनी पड़ताल करूं
तो जिस तरीके से हम संबंध को आयोजित करते हैं, क्या उसके पीछे हमारा वही संस्कारित मन काम नहीं कर रहा होता है? वही यांत्रिक, वही निर्जीव मन जो कि डाटाज के आधार पर चलता है। हम किसी को मित्र कैसे बनाते हैं? स्वार्थ से। हमारा कोई स्वार्थ है और उसमें वह सही बैठता है तो हम उसको मित्र बना लेते हैं। हत्यारे मित्र हो जाते हैं, चोर का चोर मित्र हो जाता है, नेता का नेता मित्र हो जाता है, पुजारी का पुजारी मित्र होता है, शराबी का शराबी मित्र होता है, डकैत का डकैत मित्र होता है, घूसखोर का घूसखोर मित्र होता है। जितने भी ढंग हैं अपने ही अनुकूल हम लोग अपने हिसाब से चुन लेते हैं। हम कहीं ऐसा मित्र थोड़ी चुनते हैं कि जो कल्याणकारी हो, जो कल्याण के पथ पर ले जाए। वो तो हमें अखरेगा, वो तो बार बार टोक देगा। तो ऐसा हम नहीं चुनते, उसको तो हम समझते हैं कि ये प्रतिकूल है, ये तो कुछ लीक से हट करके है, हम चुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपने अनुकूल ही चुन पाएंगे। या फिर भय आधार होता है हमारे संबंधों को चुनने का। भय, हम जिस तरह जी रहे हैं उस तरह अपने को अकेला महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को चुनते हैं जो कि हमारे इस भय को कम कर सके, हमारी इस असुरक्षा को कम कर सके। हम इसलिए किसी व्यक्ति को चुनते हैं क्योंकि वह स्त्री है और मैं पुरुष हूं, कोई पुरुष है और मैं स्त्री हूं, इस वजह से हम संबंध चुनते हैं। ये सारे संबंध के आयोजन है, यह कोई नैसर्गिक संबंध नहीं है जो कि अस्तित्व से आया है, जो कि अस्तित्वगत है। अस्तित्वगत संबंध की तो अभी हमें प्रतिविज्ञा ही नहीं है, उसकी हमें पहचान ही नहीं है कि अस्तित्वगत संबंध कैसे चलता है, कैसे काम करता है। वह संबंध क्या है जो होश से जन्म लेता है, जो जागरण से जन्म लेता है। जागरण से जो संबंध लेता है उसमें करुणा होती है, उसमें सहज प्रेम होता है, अकारण प्रेम होता है, उसमें प्रज्ञा होती है। और जिस तरीके का संबंध हम चुनते हैं, जिस तरीके के संबंध से हम रचे पचे हैं, वह सारा संबंध भय लाता है, चिंता लाता है। हम लोग अपने निकटस्थ संबंधों के प्रति गहरे द्वंद्व से भरे होते हैं, खीज से भरे होते हैं, चिढ़ से भरे होते हैं, क्योंकि इतनी अपेक्षाएं हैं जो कि वह पूरा नहीं कर पा रहा है और हम दूसरे की अपेक्षा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह सब घर्षण का कारण बन जाता है। हम आप देखिए, जिस संबंध को हम आयोजित करते हैं उसमें संबंध चुन करके ले लिए जाते हैं कि इतने लोगों से हम संबंधित हैं, बाकी लोगों से हम कोई संबंध नहीं पाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि शरीर के थोड़े से रोम कूपों को आपने चुन लिया है अस्तित्व से संबंधित होने के लिए, और बाकी आपने पेंट पोत दिया कि सारे रोमकूप बन जाएं, बंद हो जाएं। ढंग ही ऐसा है कि सारे रोमकूप बंद हो गए हैं, बस केवल कुछ छिद्र रह गए हैं जहां से संबंधित हैं। वह छिद्र भी कब तक बचेंगे? अगर पूरा शरीर निष्प्राण है तो वो थोड़ी सी जगह जो हमने छोड़ी हुई वह भी कितनी देर बचेगी? संबंध ऊर्जा मांगता है, अबाध ऊर्जा, ताजी ऊर्जा। संबंधित होना मजाक नहीं है, हर कोई संबंधित होने में सक्षम नहीं है। हम बेहोश हैं, प्रमाद में हैं, सपनों में घूम रहे हैं, लाइफलेस चीज जो कि माइंड है उसमें जुगाली चल रही है हमारी। असंभव है संबंधित होना। संबंधित होना महानतम कलाओं में से एक है। मनुष्य के तल पर संबंध को महसूस करना, ऐसे संबंध को कि जो निःप्रयास है उसको जीवन में संचरित होने देना, उसकी धड़कन को महसूस करना, उसकी ऊर्जा को महसूस करना, उसकी गंध को, उसके सौंदर्य को, उसकी सुवास को महसूस करना, घटने देना,
इसके लिए विराट होश चाहिए, इसके लिए जागरण चाहिए। हर व्यक्ति संबंधित नहीं है। वह व्यक्ति जो हम सब जिस तरीके से हैं, जिसमें दिन रात चिंता है, संताप है, सोच विचार चल रहे हैं, जो कि अनर्गल चल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कैसे संबंधित हो सकता है? संबंध के नाम पे कुछ हिसाब किताब जोड़ तोड़ चलती है, चारों तरफ चल रही है, तो हमको भी ख्याल नहीं आया था। संबंध का आयोजन नहीं हो सकता। हाँ, संबंधित हो, संबंधित होने की कला हो, तो फिर हम संबंधों में आचरण का थोड़ा आयोजन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन संबंधित होने की कला आयोजन करे, न कि संबंध है ही नहीं, सब कुछ हिसाब किताब जोड़ तोड़ उस पर बिठा हुआ है और आप सोचे कि आप आयोजन कर लें। ऐसा संभव नहीं। तभी तो निकट से निकट संबंध खट से वैर का रूप धारण कर लेते हैं, और नहीं भी धारण कर लेते हैं तो उसके पीछे स्ट्रेटजी काम करती है। क्योंकि अगर हम टूट गए तो अकेले रहने में समर्थ नहीं है। हम अलग हो चुके हैं भीतर से जरा सा भी हम चाहते नहीं है कि मुंह देखें, साथ रहें, लेकिन मजबूरी है, भय है। हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर हैं जिसके साथ हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते। ऐसे संबंध में हम कुढ़ते, चिढ़ते, सड़ते, गलते, घुटते पूरा जीवन गुजार देते हैं, क्योंकि हमें संबंधित होने की कला नहीं पता है। और इस बनावटी संबंध से छिटके तो कहाँ जाएंगे? कौन पूछेगा? कौन ख्याल रखेगा? वो भय है, संताप, चिंता, वह सब है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, दक्षिण भारत की है। मलयालम बोध कथा है वह एक जैस्मिन प्रिंस की कहानी है। ऐसा कहा जाता है, वहाँ की लोक कथाओं में प्रचलित है कि एक राजकुमार था जो हंसता था तो चारों तरफ जैस्मिन की खुशबू बिखर जाती है। जैस्मिन, बेला या क्या बोलते हैं, जैस्मिन की खुशबू चारों तरफ उसके हंसने से बिखर जाती थी। और वह खुशबू इतनी तेजी से फैलती थी कि उसके पूरे राज्य में वो जैस्मिन की खुशबू साफ महसूस होती थी। तो लोगों ने उस राजकुमार का नाम ही जैस्मिन प्रिंस रख दिया। तो छोटा राज्य था वो, तटीय समुद्र तट का। तो जो उससे बड़ा राजा था, उसने जब सुना उसके बारे में तो उसको आमंत्रित किया, राजकुमार को, और कहा कि मैंने सुना है कि तुम हंसते हो तो चारों तरफ जैस्मिन की खुशबू बिखर जाती है, हम चाहते हैं कि तुम हंसो। तो राजकुमार ने कहा, कैसी आप बातें करते हैं, कोई अपने से कैसे हंस सकता है? हंसी स्वाभाविक होती है। और राजकुमार अनूठा रहा होगा, वो हम लोगों की तरह नहीं रहा होगा जो कि बनावटी हंसी हंसते हैं। जब हंसी नहीं भी होती है फिर भी हंसते हैं ताकि मैनेज किए रहें, ताकि माहौल में जो कटुता का भाव है, जो भीतर हमारे गलत तरीके से जीने के कारण जो आंसू फैले हुए हैं, जो चोटें फैली हुई हैं, वो अनायास न निकल जाए। जरूरी नहीं कि हर हंसता हुआ व्यक्ति भीतर हंस ही रहा हो। कई बार वह ऊपर से एक लेप चढ़ाई हुई होती है कि खीज न प्रकट हो जाए, क्रोध न प्रकट हो जाए, चिढ़ न प्रकट हो जाए, तो हंसी के माध्यम से एक हम झांसा देते रहते हैं, खुद को भी दूसरों को भी। पर उसने कहा कि ऐसे कैसे हंस सकता हूँ मैं? तो उसने कहा कि ठीक है, आप रहिए, आप हमारे मेहमान हैं, जब हंसी आए तो हंसिएगा।
अब हंसी अपने से कैसे वो भी आप चाह लें तो कैसे हंसी आएगी? चाह ले कि अब मुझे हंसी आ जाए, तो बनावटी हंसी आ सकती है, पर असली हंसी थोड़ी आ जाएगी। वह तो कुछ ऐसा छू जाए जो कि हृदय को छू जाए तो हंसी आ सकती है। 2-3 दिन बीते, राजकुमार नहीं हंसा। राजा क्रोधित हो गया, उसने उसको उठा करके कारागार में डलवा दिया। कहा अब जब तक तुम हंसोगे नहीं तब तक तुम हमारे बंदी रहोगे। बेचारा क्या करता। उसने देखा एक रात कि जो राजा की पत्नी है रानी, वह मध्य रात्रि को किले से, उसके महल से गुप्त दरवाजे से बाहर आई और उसके हाथ में 56 भोग था। और वो महल से बाहर निकल करके महल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक लंगड़ा आदमी रहता था, मतलब जिसके दोनों पैर खराब थे, विकलांग था। उसके पास आई और उसने उसको, रानी को देखते ही अपने जो उसका लेम लेग था, पतला पैर था, उससे उसने धड़ाधड़ उसको लात मारना शुरू कर दिया रानी को। और वो रानी जो थी चुपचाप सहती रही और उसको खूब गालियां दी कि तूने लेट कैसे कर दिया, मैं रोज रात में 11 बजे खाता हूं तो आज 12 बजे लेकर के आई। वह चुपचाप सहती रही, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसको आंसू भी आए पर वो सहती रही। जब वो खा पी लिया तो वो चली गई। वो उससे प्रेम करती थी रानी, उस विकलांग व्यक्ति से, जो भी कारण रहा हो। उसने ऊपर खिड़की से देखा अपने जिस कोठरी में उसे कैद किया गया था, और फिर उसने सोचा कि ये मेरा क्या मतलब है, ये इनका मामला है, मुझसे क्या लेना देना। फिर दूसरे दिन उसने देखा कि वह रानी अपने महल से निकली बड़े चुपचाप और उसके पास गई। उस दिन फिर उसे थोड़ी देर हो गई थी, उसने फिर खूब भद्दी भद्दी गालियां रानी को दी। और इसके बाद फिर रानी ने कुछ नहीं कहा, और जब उसने भोजन वोजन कर लिया, शाही पकवान चख लिए, राजसी भोजन खा लिया, तब इसके बाद उसने कहा कि मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कह दिया, पर मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो रानी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, गलती मेरी है कि मुझे आज आने में थोड़ी देर हो गई, कल भी देर हो गई थी, क्या करूं, राजा थोड़ा आज ज़्यादा जग गए, तो जब तक वो सो न जाए तब तक मैं कैसे आऊं। उसने कहा कि हाँ, पर मैंने बहुत तुमको लात मारी और तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाई, तुम्हें कैसा बुरा तो लग ही रहा होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, हाँ तुम्हारे मारने से मुझे 3 लोक और 14 भुवन दिखे। यह बात सुन करके वहां थोड़ी ही दूर पर एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा था, जिसका गधा खो गया था, और वो पिछले 1 हफ्ते से बहुत परेशान था, कहीं मिल नहीं रहा था। जब उसने सुना कि किसी को 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ता है, वो तो उठ बैठा और उसने झट जा करके हाथ जोड़ा और कहा कि देवी जरा मुझे बताओ कि मेरा गधा कहाँ है, तुम्हें तो 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ रहा है, मैं 7 दिन से परेशान हूँ, मुझे कृपा करके बता दो कि मेरा गधा एग्जैक्ट कहाँ पर है, किसने चुरा लिया या कहाँ भटक करके चला गया। इतना जब उसने सुना, उस प्रिंस ने, राजकुमार ने, तब उसको हंसी आ गई और वो बड़ा खिलखिला करके वहां हंसा, कोठरी में हंसा, पर उसकी हंसी इतनी व्यापक थी, फैलती चली गई, पूरा राजमहल खुशबू से भर गया। और उसकी खुशबू इतना फैली, कई दिन से भी नहीं हंसा था, तो हो सकता है खुशबू ज्यादा इकट्ठी भी हो गई। पूरा राज्य खुशबू से भर गया उसका।
पूरा नगर खुशबू से भर गया। और अभी भोर हुई नहीं थी, मध्य रात्रि थी। राजा भी उठ करके बैठ गया। उसने तुरंत बुलवाया कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो लोगों ने आके बताया कि वो बंदी गृह से आ रही है और वहाँ बड़ी खिलखिला करके हंसने की आवाज़ भी आ रही है। उसने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार को मुक्त करो। राजकुमार को मुक्त किया गया। राजा फिर उसको सम्मानपूर्वक अतिथि गृह में ठहराया। दूसरे दिन राजा ने पूछा कि इतना हम लोगों ने कहा पर तुम नहीं हंसे, ऐसा बंदी गृह में क्या घट गया जो तुम आप हंसे। तो उसने कहा राजा आप मत पूछो, वही अच्छा है। तो उसने राजा ने कहा कि नहीं नहीं आप बताइए कि क्या बात है, क्यों आप हंसे। उसने कहा कि यह बात हो सकता है कि आपके विपरीत जाए, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी मंसूबे हैं उसके विपरीत जाए, इसलिए मत पूछिए। और उसने कहा नहीं आप बताइए। तब उसने बता दिया। बताया तो फिर जो होना था सो हुआ। यही कहानी हम सब लोगों की है। हम सब लोग एक ऐसा बनावटी जीवन जी रहे हैं जिसमें से कभी भी सच्ची हंसी नहीं आती। और सच्ची हंसी जब आती है पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। सच्ची हंसी आने के लिए पहले थोड़ा सच्चा जीवन हो, सच्ची घटनाएं हो, कुछ ऐसा हो जो कि जीवन से जुड़ा हुआ हो। हमारी सारी चीजें आयोजित हैं, सारी चीजें प्लान्ड हैं, यहां तक कि संबंध भी प्लान्ड है। आप देखो बातें बहुत लंबी प्रचलित हो जाती हैं तो पता नहीं चलता। भला वैवाहिक संबंध का आयोजन हो सकता है, संबंध विवाह में तय हो सकता है, संबंध राष्ट्र में तय हो सकता है। राष्ट्र एक आयोजन है, राष्ट्र एक व्यवस्था है। अस्तित्व में कोई राष्ट्र नहीं है, अस्तित्व में कहीं कोई विभाजन नहीं है, आयोजन है। धर्म का आयोजन हो सकता है। क्या हम लोग विनम्रता का आयोजन कर सकते हैं? शिष्टाचार आयोजन ही तो है कि हमें दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये सब कुछ आयोजन है। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। सब चीजें आयोजित हैं। कोई भी जीवन में ऐसा कृत्य, ऐसी घटना नहीं है जो कि आयोजित ना हो। आयोजित जिसके लिए बुद्धि प्रथम तल है, जहां पर हमारे सारे कर्मों का, सारे संबंधों का सबसे पहले पता चलता है। सबसे पहले वहां पर उसका बीज पड़ता है। कल हम लोगों की सांझ की बैठक में एक शब्द हमारे सामने आया था, सतर्क। बुद्धिवादी युग में हम लोग जी रहे हैं जिसमें हर चीज को लॉजिकल, सेन, उसको यदि बुद्धि के पैमाने पर वह खरी नहीं उतर रही है, तर्क के पैमाने पर वह खरी नहीं उतर रही है, तो उसको सिरे से खारिज कर देना, उसको न मानना, यह सब एक आदर्श जीवन के लक्षण है। कि जो जीवन तर्क युक्त है, तर्कबद्ध है, होश का पर्याय है, वह जागरण का पर्याय है। तर्क का बुद्धि की किसी घटना से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मन की किसी घटना से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आप देखें कि
कि एक रास्ते से मैं गया हूं और रास्ते में जाते हुए मैंने पाया कि वहां पर एक विषधर सर्प लेटा हुआ था और उससे मैं बच करके निकल गया। दूसरे दिन जब मैं जाता हूं तो वहां पर सतर्क रहता हूं, अलर्ट रहता हूं। अगर अंग्रेजी भाषा के इसको शब्द को लें तो अलर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद सतर्क है, जो कि ठीक भी है। मैं वहां पर अलर्ट रहता हूं। अलर्टनेस मीन्स व्हाट? कि जो कल की सूचना है उसके आधार पे, कल की सूचना जो आज तर्क के रूप में काम कर रही है, उसके आधार पर सतर्क है। तो बुद्धि का वह क्षेत्र जो सहयोगी है जीवन में, वह तो जीवन में अलर्टनेस को ला रहा है, सतर्कता को ला रहा है, वह जीवन का सहयोग कर रहा है, वह जीवन को बचा रहा है खतरों से, वह अलर्ट कर रहा है, सतर्क किए हुए है। वह तो सतर्क का सही उपयोग है, वह तर्क का सही उपयोग है। लेकिन संबंध में तर्क, जब मैं उस जगह को देखता हूं जहां से कल गुजरा था और पास में सांप की बिल है, तो वहां मैं सतर्क रहता हूं और बगल से निकल करके चला जाता हूं, तो वहां तो तर्क ठीक है, वो तो मुझे, मेरे जीवन को बचा रहा है, खतरे से बचा रहा है, वहां तो इसका ठीक उपयोग है और वहां अलर्टनेस भी आ रही है। लेकिन जीवन के उस क्षेत्र में जहां पर संबंध है, वहां पर क्या हम किसी व्यक्ति से यदि संबंधित हो रहे हैं तो वहां तर्क का उपयोग किया जा सकता है। हम किसी भी व्यक्ति को जज कर सकते हैं, ऐसी चीज को जो कि बह रही है। हम किसी व्यक्ति, जीवित व्यक्ति की प्रतिमा बना सकते हैं जिससे संबंधित होना है। खतरे के संबंध में हम सतर्क हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के विषय में हम जब प्रतिमा बना करके संबंधित होते हैं तो क्या यह सतर्क संबंध है, तर्कयुक्त संबंध है? मेरे भीतर यहां बैठे हुए अनर्गल चीजें चल रही हैं मन में। जो 10 वर्ष पहले किसी ने कहा वह चल रहा है, जो अभी किसी ने नहीं कहा है उसकी आशंका चल रही है कि वह हो न जाए, वह सब कुछ चल रहा है। यह क्या तर्कयुक्त जीवन है? जो सारा अनर्गल प्रलाप भीतर चल रहा है, क्या यह सतर्क जीवन है? सतर्कता अगर उसके सम्यक अर्थों में देखी जाए तो होश लाती है। लेकिन वह कौन सा बुद्धि का चलना है, मन के क्रियाकलापों का चलना है जो बेहोशी छाए हुए, बेहोशी लाए हुए है? इसका मतलब है कि तर्क के नाम पे कुछ और प्रक्रिया हमारे जीवन में जगह ले ली है। कुछ और वहां पर है जो कि काम कर रहा है। भय काम कर रहा है, शोक काम कर रहा है, चिंता काम कर रही है, द्वेष, वैर, जलन, ईर्ष्या काम कर रही है। ये सब तो सतर्क जीवन के उत्पाद नहीं है। सतर्क जीवन में कभी वैर तो जगह नहीं ले सकता। सतर्क जीवन में तो क्रोध का जगह लेना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सतर्क जीवन में कंपैशन जगह ले सकता है, मैत्री भाव जगह ले सकता है। सतर्क जीवन में एक जीवन का जो सहज प्रवाह है उसके लिए अवसर जगह ले सकता है, क्योंकि सतर्क जीवन यह कहता है कि अनर्गल प्रलाप का चलना ये ऊर्जा की बर्बादी है। साथ ही संबंधों में छवि का होना एक दूसरे के प्रति, यह ऊर्जा की बर्बादी है। जीवन में साइकोलॉजिकल योजनाओं का होना यह ऊर्जा की बर्बादी है। एक मिनट के लिए भी चित्त का शांत न होना ऑर्गेनिक रूप से ऊर्जा की बर्बादी है। जीवन जो कि ऑर्गेनिक अवेयरनेस, ऐसी सजगता जो कि हम नहीं साध रहे हैं, ऐसे में जिया जा सकता है और नहीं जिया जा रहा है, तो सतर्क जीवन कहता है कि यह ऊर्जा की बर्बादी है, साथ ही साथ यह जीवन की बर्बादी है।
सतर्क जीवन ये सारी चीजें कहेगा। सतर्क जीवन किसी भी व्यक्ति के विषय में छवि नहीं बनाएगा स्थायी रूप से कि किसी ने कभी कुछ बुरा कह दिया और उससे हम 10 साल 20 साल तक उसको वैसा ही देखते चले आ रहे हैं। सतर्क जीवन यह नहीं कहता, क्योंकि सतर्क जीवन यह देखता है कि व्यक्ति बदल रहा है। सतर्क जीवन आप अगर देखें, सतर्क यानी अलर्ट, वह तर्क जो अलर्टनेस के साथ आता है, वह तर्क जो होश के साथ आता है, वह सतर्क है, वह जीवन सतर्क है। और जो बैठ करके हम सोचे जा रहे हैं और अलर्टनेस कुछ नहीं है, अवेयरनेस कुछ नहीं है, वह तो सतर्क जीवन नहीं हुआ, वह तो कुछ और हो गया। वह अनर्गल प्रलाप है जो उस दिन हम लोगों ने कहानी सुनी थी ना, फिर वह जीवन है, वह तर्कयुक्त जीवन नहीं है, वह एक पागल की कल्पनाएं हैं। और हम सब के भीतर पागल की कल्पनाएं चल रही हैं यदि अलर्टनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। फिर बात आती है कि वह जीना क्या है जो आयोजन से सर्वथा मुक्त है, जहां पर जीवन का क्षेत्र है। हम सब लोग यहीं बैठ करके इस प्रश्न को अपने अंदर उठाएं और जो भी इसके साथ में प्रश्न आते हैं उस पर हम लोग विधिवत संवाद करें। यह जीवन दांव पर लगा है। जीवन जिसे हम समझते हैं वो पानी के बबूले की तरफ फूटने वाला है, यह अवसर कभी भी फूट सकता है। जो भी विवेकशील व्यक्ति है वह इस बात को गहराई से देखता है कि जीवन जिसे हम समझ रहे हैं जीवन है, वो पानी के बबूले की तरह है। अगर हम लोग अपने आसपास रह रहे लोगों को देखें जो कि चले गए, अपने पूर्वजों को देखें, तो जैसा हम जीवन जी रहे हैं ठीक ऐसा ही जीवन वे जी रहे थे और पानी के बबूले की तरह उनका सारा जीवन फूट गया। कहीं है ही नहीं वह जीवन जो उनके भीतर चल रहा था, जो उनके भीतर घुमड़ रहा था, घूम रहा था, और अरबों खरबों लोगों का जीवन ऐसे ही फूट गया। जीवन अगर वास्तविक होता तो वो अंकुरित होता, वो आगे बढ़ता। अगर कोई जीवित चीज हम बोते हैं, एक बीज आम का हम बोते हैं, तो फिर वो दिन ब दिन आगे बढ़ता है, दिन ब दिन वो फलता फूलता है। और फलता फूलता ही नहीं है, एक आम के बीज को अगर हमने बोया है तो न जाने कितने आम के फल उसमें आएंगे, और उन सारे आम के फलों से अवसर मिले तो न जाने कितने और वृक्ष तैयार हो जाएंगे। वो सतत आगे बढ़ता है। कबीर साहब बड़े सुंदर तरीके से इस बात को कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, जो आगे बढ़ता है। पर हम जिस जीवन को कहते हैं वो तो पट्टे से फूट जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता। आंख मुद गई, कुछ नहीं बचा, सब सपने की तरह स्क्रीन पे मन के चल रहा था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये मेरा है, ये गैर का है, इसको ऐसा हो जाए, उसको वैसा हो जाए। अरे जैसे वो स्क्रीन पे मूवी चल रही होती है और प्रोजेक्टर ऑफ होता है तो सब खाली, वे लोग कहाँ गए, वे सारा माल असबाब कहाँ गया, सब खत्म। यह तो जीवन जीवन नहीं है। जीवन वह है जो आगे को होए, जो बढ़ता है, जो फैलता चला जाता है। पुराना जो पुराणों में अर्थ आता है ब्रह्म का, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो फैलता चला जाए, जो फैलता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, वह जीवन। आयोजित जीवन कभी भी बढ़ता नहीं, आयोजित जीवन बनावटी। तो हम अपने जीवन में जहां हम जी रहे हैं, जहां हम संबंधित हैं, संबंध जिस तरीके के संबंध का हम आयोजन करते हैं वह तो फलने फूलने की बजाय वह तो दिन ब दिन पतित होता है, दिन ब दिन वो। और अगर कहें स्त्री पुरुष के संबंध की तो शुरू में थोड़ा सा आकर्षण भी होता है, चार्म भी होता है, पर धीरे 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 वह पूरा चार्म खोता चला जाता है। और कहें तो अगर कोई संबंध है और उसमें विवेक नहीं है तो एक दूसरे के लिए बोझ हो जाते हैं, ढो रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा होती। वह संबंध तो आगे को नहीं हुआ, वह संबंध तो फला फूला नहीं। इसका मतलब संबंध की
बोने में ही कहीं भूल हो गई। सहज संबंध को हमने नहीं समझा, आयोजित संबंध को हमने बो दिया जीवन में, और जिसकी वजह से वो विदर होने के लिए बाध्य है। तो अभी हम इस सवाल के साथ थोड़ी देर बैठते हैं कि क्या हमारे जीवन में, संबंध में कुछ भी ऐसा है जो आयोजित नहीं है, जो हमने नहीं बनाया है, पर है, बह रहा है, जो इंसान की, हमने का मतलब इंसान की बुद्धि से जो निर्मित नहीं है। कोई जीवन, कोई संबंधित होने का ढंग जो इंसान की बुद्धि से निर्मित नहीं है, जो आयोजित नहीं है। इस प्रश्न के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आपस में जो भी प्रश्न होंगे उस पर अवलोकन कर लेंगे।